Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। लेट अस मूव, चलते हैं। जो हमारा लेसन है डिस्टेंस क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कल का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान है, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करवा रखा है, दिस वन इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जिसे मैंने नाम दिया था। एंड आई हैव टोल्ड यू कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई एटम है, उस एटम का न्यूक्लियस है और उस एटम के न्यूक्लियस से लेकर के जो उसका आउटर मोस्ट शेल बनता है, उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना है और उसको इन्फिनिटी तक भेजना है। और उसको वहां से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी इस आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर दी जाती है, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल टू इन्फिनिटी, दिस वन इज कॉल्ड, और इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एंड आई हैव टोल्ड यू कि भाई सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वन बाय वन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और वो भी किस में आएगी? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, ये अपने आप में IE1 हो सकती है, IE2 हो सकती है, IE3 हो सकती है। मतलब हमने क्या बोला कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है? लार्जर होती है। मतलब जैसे मान लो कोई एलिमेंट है या कोई मेटल है और वो कैटायन में जाता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, तो उस कैटायन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और भी टफ होगा, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZeF की वैल्यू बढ़ जाती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट जो फैक्टर्स बनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। और फैक्टर्स में मैंने आपको बताया, द फर्स्ट वन साइज ऑफ द एटम और आयन, द सेकंड वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द थर्ड वन आपको कंसेप्ट दिया था पेनिट्रेशन पावर का, एंड द फोर्थ वन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनको मैंने बेटा डिटेल में आपको सारी चीजें आपको बताई थी। सो लेट अस मूव, आज चलते हैं बेटा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी के ऊपर। जो अगला टॉपिक आ रहा है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। और यहां लिखूंगा बेटा मैं दिस वन पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम पीरियड में मूव करते हैं या ग्रुप में मूव करते हैं। सो लेट अस मूव, यहां लिखेंगे बेटा नाउ द फर्स्ट वन, पहला लिखेंगे along the period। ठीक है, along the period मूव करते हुए क्या क्या चेंजेस आएंगे वो ध्यान देंगे। यहाँ मैंने आपको कंसेप्ट क्या दिया है कि जब भी हम किसी पीरियड में मूव करते हैं आपको ध्यान रखना है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा वो क्या करता है बेटा? वो इंक्रीज करता है। ये कंसेप्ट आपको एटॉमिक रेडियस के अंदर भी आपको बहुत डिफाइन करवाया था। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी बढ़ता है उसके कारण जो साइज होता है बेटा वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। बहुत क्लियर है। और अगर साइज अगर डिक्रीज करेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना मुश्किल होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला गया? क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे? अलोंग द पीरियड, जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करो, देखो अलोंग द पीरियड जब भी बोला जा रहा है इसका मतलब आप L to R के बारे में कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसका कंसेप्ट आपको पहले भी दिया था। साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट। नाउ द सेकंड वन, अगर हम यहां लिखेंगे दिस वन डाउन द ग्रुप। अच्छा, डाउन द ग्रुप का कंसेप्ट आपको क्या दिया था? अगर आपको याद होगा कि जो ZeF है इसको मैंने बोला था ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है बेटा,
अगर ये सेम रहेगा तो हम इसमें एक चीज और बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। बहुत क्लियर है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज करेंगी तो यहां से क्या चेंज होना है, जो साइज होगा वो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और साइज अगर इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि भाई जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बड़े साइज वाला है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिथियम को लिखा बेटा मैंने, ध्यान से सुनो। लिथियम को अगर आप लिखेंगे तो लिथियम 3 हो गया, 2 और 1 लिखा, ये K हो गया, ये L हो गया। और अगर आपने क्या किया, सोडियम 11 को लिखा और आपने कहा 2, 8 और 1 लिखा, तो KL और इसमें क्या आ गया, M आ गया। तो आप देखेंगे कि जब भी हम किसी ग्रुप में ऐसे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। यहाँ भी वही काम हो रहा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा, इसका मतलब साइज बढ़ गया। अगर यहाँ साइज बढ़ जाएगा बेटा, ये न्यूक्लियस है लाइक दिस वन, ये इसका न्यूक्लियस बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइज हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइज हो गया। मतलब जो बड़े साइज का होगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस हो गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं तो थोड़ी भी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बहुत क्लियरली ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे बेटा। सो लेट अस मूव। अब इसमें जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, यहां लिखूंगा बेटा मैं, नाउ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड एंड ग्रुप्स। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको दिखाना है पीरियड के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। सो लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जस्ट फ्रॉम पीरियड। अगर मान लो हम पीरियड की अगर बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो पीरियड्स के अंदर क्या क्या बन रहे हैं, लेट अस मूव द फर्स्ट वन, पीरियड नंबर 1। आपको ध्यान होना चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये पीरियड नंबर 1 के हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मान लो आपको याद है एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करता हूं, तो एटॉमिक रेडियस जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस ऑफ किसकी बेटा, इनर्ट गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिमेनिंग पीरियोडिक एलिमेंट्स। ध्यान देंगे बेटा, ये कंसेप्ट आपको बता रखा है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू अगर आपको ध्यान है वॉन डेर वाल रेडियाई। मतलब वॉन डेर वाल रेडियाई की अगर हम बात करें तो वो इनर्ट गैस के अंदर बनती है। इनर्ट गैस में अगर वॉन डेर वाल रेडियाई बनती है तो उनका साइज बड़ा होता है। अगर वो ग्रेटर साइज की अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। बट एक्चुअली ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं एंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं इनकी एटॉमिक रेडियस लार्जर होती है, जिसे वॉन डेर वाल रेडियस आपने बोला, इसको अगर बेस माने तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को अगर बेस माने रिमेनिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है कि जितने भी हमारे पास इनर्ट गैसेस होते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है, यही हमें लेकर के आगे बढ़ना होता है।
कि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, दे ऑल हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. If they have stable electronic configuration, so that it is not possible to remove just from the noble gas. Noble gas से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इतना इजी नहीं है. अगर ऐसा नहीं है, that's why. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसका बनेगा, तो अगर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है, अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी किससे कम होगी बेटा, हीलियम से कम होगी. मतलब हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. क्यों होगी? क्योंकि हीलियम के पास क्या होता है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. बहुत क्लियर है. नाउ द सेकंड वन, पीरियड 1 के बाद पीरियड 2 की हम बात करते हैं. बहुत मजेदार कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनते जाएं आप, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. अगर मान लो पीरियड 2 की मैं बात करता हूँ, यहाँ बेटा हमारे पास लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियोन हो गया. ठीक है बेटा, दीज आर द एलिमेंट्स. ध्यान रखेंगे आप, ये हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स बन रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन. अगर मैं यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर उसकी ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए यहाँ, इसका ऑर्डर कैसे बनता है बेटा, लिथियम हो गया, बोरोन हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और नियोन हो गया. ये आपको ध्यान रखना है. मैंने क्या यहाँ पे आपको ऑर्डर जो है वो बताया है. अच्छा, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो हम चलते हैं कि भाई जो नियोन है, ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है, इस ऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं डिससिमिलैरिटी लग रही है. इसके अंदर आपको इरेगुलरिटी लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है. जब ये एलिमेंट अपने आप में पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. इसका मतलब बेरिलियम बोरोन में से बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए रेदर देन दैट ऑफ द बेरिलियम. लेकिन ऐसा नहीं किया, यहाँ बोरोन की कम बताई, बेरिलियम की ज्यादा बताई. अनदर वन, अगर मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. सबसे पहले फर्स्ट के बारे में डिफाइन किया जाता है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी रेदर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है. आप देखेंगे यहाँ पे डिससिमिलैरिटी अगर आपको दिख रही कहीं पे, तो एक तो इस पेयर के अंदर आपको दिख रही है, दूसरा आपको यहाँ डिससिमिलैरिटी आपको यहाँ दिख रही है, लाइक दिस वन, एंड द थर्ड वन ये हमारे पास ये आ गया बेटा, दिस वन नियोन. नियोन का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे इरेगुलरिटी अगर है तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो सबसे पहले हम लिखेंगे नियोन और यहाँ लिखेंगे ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. यहाँ साइज मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे आप. यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के कारण नियोन की अगर हम बात करते हैं, हीलियम के बाद नियोन आया, इसके बाद इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर में कितने आ गए, 8 आ गए. मतलब आपने क्या लिखा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p कितना हो गया, 6 हो गया. मतलब अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, कल मैंने आपको बताया था p6 अपने आप में सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. दैट्स व्हाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या टफ है. सो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ है तो हमारे पास जो नियोन है, उस नियोन के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनेगा वो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी. बहुत क्लियर है बेटा. नाउ इसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक वी हैव बोरोन एंड बेरिलियम. समझिए आप कंसेप्ट को, हाँ, कि इनके ऑर्डर में चेंज क्यों आ रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. ध्यान से सुनिए. अगर मान लो मैं यहाँ पे बोरोन और बेरिलियम की मैं बात करता हूँ, सो लेट अस मूव. सबसे पहले चलते हैं बेरिलियम पे. बेरिलियम 4 हो गया, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया. यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल है. अगर मान लो बोरोन की अगर मैं बात करूं, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p कितना हो गया, 1 हो गया.
और ये अपने आप में, इसे मैं बोल दूंगा मोर स्टेबल, और इसे मैं क्या बोलूंगा, दिस वन लेस स्टेबल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ होगा, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा आ गया, अनस्टेबल आ गया, लेस स्टेबल आ गया। भाई अगर ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, तो किसका इलेक्ट्रॉन इजिली आप बाहर निकाल सकते हैं, बोरोन का इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल जाएगा। थोड़ी भी एनर्जी देंगे बोरोन का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, रेदर देन जो बेरिलियम है, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर मैं आपको बताऊं, तो बेरिलियम और बोरोन में से बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनेगा, वो बेरिलियम बोरोन के अंदर कम बनेगा, और बेरिलियम के अंदर क्या बनेगा बेटा, ज्यादा बनेगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ द बेरिलियम। बहुत क्लियर है बेटा, मैं अभी यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ। नाउ तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना यहाँ पे, दिस वन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वी हैव नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लिख देते हैं, चलो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ध्यान से सुनेंगे बेटा आप। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो नाइट्रोजन है, दिस वन 7, क्या लिखा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, एंड दिस वन 2p3 हो गया। ऑक्सीजन को कैसा लिखा बेटा, दिस वन 1s2, 2s2 एंड 2p4 हो गया। ध्यान से सुनिए, ये वाला p3 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये p4 वाला है, इसे लिखेंगे बेटा मोर स्टेबल, इसे लिखेंगे बेटा लेस स्टेबल। ठीक है बेटा, ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बनेगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा बनेगी, नाइट्रोजन की। दैट्स व्हाई यहाँ से जो ऑर्डर बनेगा, वो ऑर्डर जो लिखेंगे हम, ऑक्सीजन की कम बनेगी और नाइट्रोजन की क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। बहुत क्लियरली आपको जो कंसेप्ट मैंने दिया था, बहुत क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वन जो आएगा, पीरियड नंबर 3, और सेम ऑर्डर बनता है बेटा पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 4 के अंदर भी यही ऑर्डर बनता है ऐसे ही। जैसे मान लो मैं पीरियड नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे आ गया पीरियड, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ गया, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद सिलिकॉन आ गया, 15 पे फॉस्फोरस हो गया, 16 पे सल्फर हो गया, 17 पे क्लोरीन हो गया, और 18 पे क्या आ गया, आर्गन आ गया। ठीक है बेटा, अब फिर हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। सेम ऑर्डर बनता है, ध्यान देंगे। मतलब क्या आएगा, जैसे यहाँ लिथियम लिखा था, यहाँ आएगा बेटा, इसे लिखेंगे आप, वी हैव सोडियम हो गया, सोडियम के बाद यहाँ बोरोन के नीचे क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। मतलब बेरिलियम नहीं आया, बोरोन आया, मतलब यहाँ क्या नहीं आएगा, मैग्नीशियम नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर इसके बाद यहाँ तक आने के बाद कार्बन के बाद क्या आएगा, सिलिकॉन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के बाद आएगा सल्फर, नाइट्रोजन के बाद आएगा फॉस्फोरस, क्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, और आर्गन आएगा इसके बाद लास्ट में। समझ पा रहे होंगे, ध्यान देंगे कैसे करके हमने ये ऑर्डर बनाया, बिल्कुल इसी वे में। जैसे मान लो यहाँ लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, यहाँ सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मतलब हमने ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे इन दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा बनी, इसलिए हमने इसको एल्यूमिनियम को कम कर दिया, मैग्नीशियम को ज़्यादा दिखा दिया। या जैसे ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, वैसे ही हमारे पास क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ ड्रॉ कर दिया, वैसे हमारे पास आया दिस वन फॉस्फोरस और सल्फर। इन दोनों में से सल्फर की एनर्जी कम होगी और फॉस्फोरस की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए फॉस्फोरस की अगर ज़्यादा है तो ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। यहाँ भी डिसिमिलैरिटी आ रही थी, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। ठीक है बेटा। या द थर्ड वन, तीसरा आया हमारे पास दिस वन आर्गन। और आर्गन की अगर बात करें, ये अपने आप में क्या है, नोबल गैस है या इनर्ट गैस है,
इसलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। दिस वन पीरियड नंबर, ये क्या बना, थर्ड बना। अगर मान लो पीरियड नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है बेटा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ आएगा पोटाशियम हो गया, ठीक है, इसके बाद पोटाशियम आपका 19 हो गया, 20 में आपका कैल्शियम आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ आगे मूव करते हैं हम 13th ग्रुप के अंदर चलेंगे। बोरोन हो गया, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आ गया, ठीक है। इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आ गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया बेटा, या हीलियम, न्यून, आर्गन के बाद क्या आ गया बेटा, क्रिप्टन आ गया। इसका ऑर्डर भी सेम बनेगा। सबसे कम जो बनेगा वो आएगा बेटा दिस वन, ये आएगा पोटाशियम हो गया, फिर आएगा गैलियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया बेटा, कैल्शियम के बाद जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के बाद सेलेनियम हो गया, सेलेनियम के बाद आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक के बाद ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन के बाद क्या आ गया, क्रिप्टन आ गया। ध्यान देंगे बेटा, ये इनका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा दिस वन P4, ठीक है बेटा। तो सबका ऑर्डर मैंने जो बताया यहाँ पे, जहां जहां इरेगुलरिटी आएगी, एक्सेप्शनल केसेस जहां बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। अभी आप ये नोट करो, मतलब यहाँ पे पोटाशियम के बाद क्या है, गैलियम है, मतलब कैल्शियम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो गैलियम की कम आ गई और कैल्शियम की ज़्यादा बन गई। या यहाँ पे हमारे पास जैसे जर्मेनियम हो गया, उसके बाद सेलेनियम हो गया, आर्सेनिक, सेलेनियम और आर्सेनिक में से जो आर्सेनिक है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, क्योंकि जो आर्सेनिक आ रहा है वो किस में आ रहा है, नाइट्रोजन हो गया बेटा, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक आ गया। इसलिए अगर फॉस्फोरस की सल्फर से ज़्यादा है, वैसे ही जो आर्सेनिक है उसके सेलेनियम से ज़्यादा बनेगी आयनाइजेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई आगे ब्रोमीन हो गया और क्रिप्टन हो गया, ऐसे करके हमने अरेंज कर दिया, ठीक है बेटा, नोट करो आप। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब इसके बाद चलते हैं पीरियड के बाद अगला कंसेप्ट जो आएगा दिस वन ग्रुप। ग्रुप के ऊपर देखते हैं क्या क्या चेंजेस बन रहे हैं। ग्रुप में आया बेटा हमारे पास नाउ ग्रुप, और ग्रुप के अंदर ग्रुप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर अगर आप लिखें तो ध्यान देना आपने, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। कम होने का मतलब क्या हो गया, सीजियम के अंदर सबसे कम होगी, फिर रुबिडियम हो गया, फिर पोटाशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया और फिर लिथियम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं आप। ग्रुप की अगर बात कर रहे थे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। और बेटा ध्यान रखना है कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है, नेम द एलिमेंट फ्रॉम periodic table which has minimum ionization energy। ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। नेम द एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम बताओ पीरियोडिक टेबल से विच हैज मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, उसका नाम आपको बताना है। तो अगर आप इसका आंसर लिखें बेटा तो इसके आंसर के अंदर जो बनेगा दिस वन इज सीजियम, याद रखेंगे बेटा, ठीक है बेटा। सीजियम ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो आप इसे ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक दिस वन, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, यहाँ अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ हमारे पास अगर आपको
इनका जो मैजिक नंबर है अगर वो आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 हो गया, ये 8, 8, 18, 18, 32 है ना। तो हमने क्या किया, 8 और 3 11 और 8 कितना हो गया 19 और 18 कितना हो गया 37 और 18 कितना हो गया 55। अगर 32 मतलब फ्रेंशियम भी आता तो ये कितना हो जाए 5 और 2 7 मतलब 87 बन जाता। हम अभी यहीं तक पढ़ रहे हैं इसके बारे में क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बाकी अगर मैं इनकी बात करूँ दिस वन मैजिक नंबर, यहाँ क्या लिखा था 2 और 1, ये के आ गया, ये एल आ गया, इसका 1 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 8 मतलब एल के बाद एम, इसका 1 इधर आएगा, इसका 1 और इधर आएगा, इसका 1 और इधर आएगा। ध्यान से सुनो बेटा, सीजियम में जाते जाते अगर यहाँ के एल आया तो यहाँ एम आ गया, यहाँ एन आ गया, यहाँ ओ आ गया, यहाँ पी आ गया, मतलब के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, वहां तक आप मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है बेटा, कि अगर हम सीजियम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो साइज बढ़ता है वो इसके रिस्पेक्ट में, लिथियम के रिस्पेक्ट में, ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम है उस सीजियम के अंदर जो साइज है वो साइज भी सबसे ज्यादा बनता है। सेकेंडली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनता है उसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन बनता है, साइज भी बड़ा हो गया, एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली पैक्ड होता है। दैट्स वाई अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंडेड नहीं है, दैट्स वाई बहुत जल्दी ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा एलिमेंट बताओ पीरियोडिक टेबल का जिसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होती है, कम होती है, लिस्ट होती है। और अगर आपको ध्यान होगा जो फोटो सेल होता है उस फोटो सेल के अंदर किसका यूज किया जाता है, सीजियम का यूज किया जाता है। इन सेकंड लेसन आई हैव टोल्ड यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि सीजियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सीजियम के साथ में हमने रुबिडियम भी लिया था, लेकिन सीजियम के अंदर सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है वो सबसे ज्यादा एक्ट करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको ध्यान होगा कि व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक द मेटल सरफेस देन देयर इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इजेक्शन होता है। तो इजेक्शन कब होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेंगे, जब वो लूजली पैक्ड होंगे। और वो कंसेप्ट किसके अंदर बनता है बेटा, द फिनोमेना अकर्स इन द केस ऑफ सीजियम। या यही एक क्वेश्चन अगर मैं आपको थोड़ा और ज्यादा ऐड करके दे दूं, अगर मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आता है कि नेम द एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल which has maximum ionization energy। ध्यान रखेंगे बेटा, इस इक्वेशन का जो आंसर बनेगा वो आंसर आता है बेटा दिस वन हीलियम। याद रखेंगे बेटा क्या आंसर बनता है, हीलियम। एक्चुअली हीलियम जो है एक तो इसका जो साइज है अपने ग्रुप के अंदर वो सबसे स्मॉल बनता है। ध्यान से सुनेंगे, ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा साइज छोटा तो ऐसा हम तो नोबल गैसेस हैं इनका साइज तो वंडरवॉल रेडिया के कारण तो ज्यादा होगा, लेकिन अपने ग्रुप में हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, सबसे स्मॉल साइज का। एंड सेकेंडली पूरी जो पीरियोडिक टेबल में है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम क्या बोलते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं, जो इनर्ट गैसेस होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, स्मॉल साइज है, इसलिए जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हीलियम है उस हीलियम के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी बनती है वो सबसे ज्यादा बनती है। दो चीजें याद रखनी, सबसे कम सीजियम, सबसे ज्यादा हीलियम। क्या सबसे कम सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत क्लियर है बेटा, लेट अस मूव। अगला कंसेप्ट है बेटा, वी हैव नाउ ग्रुप नंबर 2 की मैं अगर बात करता हूं, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम को छोड़ देते हैं। नाउ अगर यहाँ पे IE आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर लिखें बेटा तो क्या ऑर्डर बनेगा, सबसे कम होगा बेरियम, फिर आएगा स्ट्रोंशियम, फिर आएगा कैल्शियम।
देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। तो भाई ये ऑर्डर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, यस एंड नो, नोट करो बेटा। Now let us move। अब चलते हैं बेटा, अगला जो टॉपिक आया दिस वन, जहां जहां एक्सेप्शनल केसेस बनेंगे वो आपको अलग से मैं बताने वाला हूं, ध्यान रखेंगे आप। अभी रूटीन में जितनी चीजें बताई जा रही हैं तो ध्यान से सुनो। नाउ आप लिखेंगे बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड या कंपैरिजन, ऐसा लिखिए। कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनके बीच में जो कंपैरिजन है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आई एम सेइंग अबाउट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये इसका मीनिंग है। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लो और सक्सेसिव, और इसको भी हम कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ भी। जैसे मान लो बेटा ऐसा करते हैं, हमारे पास एलिमेंट आया था लाइक दिस वन, एक नाइट्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, एक ये पेयर की मैं बात कर रहा हूं, और ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस क्या है। नाइट्रोजन हमारे पास दिस वन 7 1s2 2s2 and 2p3, 1s2 2s2 and 2p4। ध्यान देंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको दिख रहा है इस समय, दिस वन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या इधर वी कैन से दैट दिस वन मोर स्टेबल। यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे बेटा दिस वन लेस स्टेबल। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। अब कंसेप्ट क्या है कि भाई अगर मान लो आप क्या करते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए आपने क्या दिया, दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये लॉस करेगा तो यहां से ये क्या बनेगा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना बनेगा बेटा, दिस वन 2p2 बन जाएगा। मतलब इस कंडीशन में ये नाइट्रोजन चेंज होकर के किस में आएगा बेटा, n+ आयन के अंदर चेंज हो गया। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और अब ये हमारे पास किस में आ गया, 2p2 के अंदर आ गया। नाउ द अनदर वन, अगर मान लो यहां से अगर मैं कंसेप्ट की अगर बात करूं, दिस वन एंड दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहां से क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करता, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p कितना बन गया, 3 बन गया। मतलब ये क्या बना, इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्लस में चेंज हो गया। ध्यान से समझेंगे बेटा। अब ध्यान देंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये 2p2 है, इसलिए अपने आप में कैसा होगा बेटा, दिस वन लेस स्टेबल, और ये 2p3 है, ये अपने आप में क्या बनेगा, दिस वन मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो आप कंसेप्ट को। अब कंसेप्ट क्या आया, यहां से इसको क्या देंगे, नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से जब ये चेंज होगा तो 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, और 2p कितना बन गया, 1 बन गया। यहां से अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहां से अगर IE सेकेंड की अगर मैं बात करता हूं तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना बनेगा बेटा, 2 बनेगा। अब ध्यान देंगे कि हमें इस वाले से इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। मैं पहले नंबर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कर रहा हूं, मैं सेकंड नंबर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात कर रहा हूं। अब यहां से ध्यान से सुनो, यहां ये और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कंपैरिजन हम ऐसा करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बेस मानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये नाइट्रोजन के केस में बना, ये ऑक्सीजन के केस में बना, इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था,
इसका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मतलब माइनस का वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ध्यान देंगे आप, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, कहाँ से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल था इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये अनस्टेबल है इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दैट्स व्हाई अगर यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, और लेस देन लिख देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया बेटा? नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो यहाँ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, अनस्टेबल। इसलिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा नाइट्रोजन के अंदर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली आप बाहर निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई आपने क्या लिखा, दिस इज द ऑर्डर, और यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? यस एंड नो? बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अगर मान लो एक दूसरा कॉम्बिनेशन, ये नोट करो बेटा आप, कितना टाइम नाउ, अगर मान लो हम यहाँ पे एक दूसरा पेयर लेते हैं, और उसकी अगर मैं बात करूं, इसमें बेटा मैं लेता हूं ना, तो सेकंड वन क्रोमियम एंड मैग्नीज, Cr एंड Mn। सो लेट अस मूव। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्रोमियम 24, आर्गन आ गया, 3d5 हो गया, 4s1। ठीक है बेटा। नाउ अगर मैग्नीज की बात करते हैं, 25 हो गया, आर्गन हो गया, 3d5 हो गया, 4s2 हो गया। यहाँ से अगर आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हम क्या बोले, दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ से माइनस का 1, माइनस का इलेक्ट्रॉन, दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बनेगा यहाँ से बनेगा क्रोमियम प्लस, और ये जो क्रोमियम प्लस बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनेगा, दिस वन, ये आर्गन हो गया बेटा, और 3d5 बन जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ यहाँ से जो बनेगा, दिस वन Mn प्लस आयन, और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए बनेगा बेटा, दिस वन आर्गन हो गया, ठीक है, और यहाँ जाएगा 3d5 हो गया, 4s1 यहाँ और यहाँ। चलो पहले आगे भी बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को और लॉस करेंगे, यहाँ से बन गया Cr+2 आयन, जो बनेगा दिस वन आर्गन हो गया, और 3d कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से यहाँ लिखेंगे बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दिस वन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, यहाँ लिख दिया दिस वन Mn आएगा बेटा, यहाँ पे Mn+2 हो गया, आर्गन हो गया, 3d5 हो गया, एंड 4s तो 0 हो गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान देंगे, कंसेप्ट ये है हमारे पास। अब यहाँ क्या चीज है, थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे आप। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 एंड 4s2, तो ये लिखेंगे बेटा दिस वन मोर स्टेबल, और ये लिखेंगे बेटा दिस वन लेस स्टेबल। ठीक है। अब ये जो बना और ये जो बना, यहाँ लिखेंगे मोर स्टेबल। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है बेटा, यहाँ बना लेस स्टेबल। ठीक है बेटा। तो अगर ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखूंगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो ज़्यादा स्टेबल है और जो कम स्टेबल है, मतलब क्या लिखेंगे, क्रोमियम लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीज। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। नाउ द अनदर वन, अगर मान लो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की मैं बात करता हूँ, सेकंड के केस में क्या होगा, ये लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, मतलब जो लेस स्टेबल है वो आया हमारे पास Mn। ठीक है बेटा, और ध्यान देंगे इसके कम बन गई, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका आएगा, क्रोमियम, Cr। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ऑर्डर बना दिया। आशा करता हूँ बेटा आज जितने भी टॉपिक मैंने आपको ये करवाए हैं वो बहुत क्लियरली आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद
अगला जो टॉपिक बनेगा उसके ऊपर जो वर्क होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उसके ऊपर मैं वर्क करूंगा, और कुछ यहाँ से जो असाइनमेंट भी बनेगी उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। आशा करता हूँ जितनी सारी चीजें बेटा आपको आज करवाई गई हैं वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया है। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।